हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस जितनी इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स भी होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब इतनी ज़्यादा आने लग गई है। मतलब 25 से 30 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्का है, मिनिमम 25 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 26 आ जाए, हो सकता है 28 आ जाए। तो पिछले 3 साल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 24 से लेके और 26 मार्क्स तक आई है, 100% आई है। क्योंकि पहले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स आते थे और अब इनऑर्गेनिक हट गई है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक की वेटेज अपने आप ही हाई हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो एज इट इज़ आती हैं हर साल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कंप्लीशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये आती ही आती हैं। और वर्ड इक्वेशंस भी आती हैं कि आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उसमें ए बी सी आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं भाई जो प्रैक्टिस से ही आएंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नेम रिएक्शन, जैसे मैकेनिज्म, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आपको डायरेक्टली कहा जाएगा कि इससे इसमें कन्वर्जन का मैकेनिज्म लिखो। नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाएंगी, रामेटमन रिएक्शन है, कॉल्बीज रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, आपको कह दिया जाएगा ये 2 रिएक्शंस हैं, ये 2 रिएक्शंस आपको लिखनी है। तो यहाँ पर नंबर लूज नहीं करने हैं। तो जैसे हमने नेम रिएक्शंस अच्छे से कंप्लीट करी थी विद मैकेनिज्म, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। 5 मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली सीबीएसई उनसे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो आज हम शुरू करेंगे मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैकेनिज्म, सबसे पहला मैकेनिज्म जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 SN2 क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हे ये कौन सी रिएक्शंस है, फिर उसके बाद उन रिएक्शन के हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो 2 मैकेनिज्म तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पढ़ने हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन के अंदर, जिससे नेम इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक मींस एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन मींस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है, तो सपोज केमिस्ट्री के टीचर एब्सेंट है, तो किसी और टीचर, फिजिक्स की टीचर, मैथ्स के टीचर, किसी और, या स्पोर्ट्स टीचर, किसी का अरेंजमेंट लग जाएगा। तो वो टीचर क्या है, आपकी केमिस्ट्री के टीचर का रिप्लेसमेंट है कि वो वहां पर आ गए, उन्होंने अपना और कोई काम नहीं किया, कुछ और नया करवाया। अगर स्पोर्ट्स के टीचर आ गए तो वो स्पोर्ट्स में ले जाएंगे, मैथ्स के टीचर आ गए तो उन्होंने मैथ्स की क्लास ले ली। तो ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन। तो आपके स्कूल्स में भी सब्स्टिट्यूशन लगते होंगे, अरेंजमेंट पीरियड्स लगते होंगे। ऐसे ही अगर एक कंपाउंड है, सपोज अल्कोहल है, तो अल्कोहल अल्कोहल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आ गया। तो वो पहले हाइड्रोकार्बन था, अब अल्कोहल बन गया, क्यों, क्योंकि OH आ गया। तो जो नई चीज आई है वो क्या करेगी, उस कंपाउंड को कंप्लीटली बदल देगी। तो ऐसे ही अगर OH को रिप्लेस करके कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। और अगर आने वाला जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूशन कर रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो उनको कहेंगे, उन रिएक्शंस को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अल्कोहल की बात ले ली, तो अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ROH, सपोज ये अल्कोहल है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल को मैं इसके अंदर डाल दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मींस पॉजिटिव चार्ज जहां उनको दिखता है वहां पर ये जाके अटैक करती है, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखती है वहां ये जाकर अटैक करती है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अल्कोहल में एक न्यूक्लियोफाइल को मैंने डाल दिया तो मुझे पता है कि ये वाला बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है, कि अल्काइल ग्रुप के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा और इसको यहां से बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और OH नेगेटिव बाहर निकल गया।
ठीक है। तो ये रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक तो भाई जो ये यहाँ से छोड़ के जाने वाला ग्रुप है इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं, ये लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए, इजीली बाहर निकलने वाला ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आकर एक लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये दो मैकेनिज्म से जा सकती हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? एक होता है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, एक होता है SN1 मैकेनिज्म, एक होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 इज सब्स्टिट्यूशन nucleophilic one stands for unimolecular, और SN2 की अगर हम बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर। अब ये दोनों का क्या मतलब है, क्या इनके मैकेनिज्म, क्या स्टेप्स हैं, ये अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म अब यहां से आप नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे मैं समझाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको स्टेप वाइज खुद से करके देखना है। जब तक मैकेनिज्म खुद से नहीं करके देखोगे आप तब तक नहीं आ सकते। तो मैकेनिज्म ये 5 मैकेनिज्म है, 100% गारंटी है कि इसमें से एक ना एक मैकेनिज्म जरूर आपके बोर्ड्स में आएगा। तो आपको ये 5 मैकेनिज्म सिक्योर कर लेना कि हाँ भाई मेरे 2 से 3 नंबर यहाँ सिक्योर हो गए। नेम रिएक्शन की वीडियो देख लेना, नेम रिएक्शन की वीडियो देख के आपको वहां से 3 से 4 नंबर सिक्योर कर लेने हैं कि रिएक्शन कंप्लीशन आ जाए या नेम रिएक्शन लिखने के लिए आ जाए, तो वहां से मैंने 3 से 4 नंबर सिक्योर कर लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें बच्चों को कन्वर्जन्स में, वर्ड प्रॉब्लम में, केस स्टडी में प्रॉब्लम आती है। तो उन नंबरों को तो सिक्योर करो, 10-15 नंबर को, कि जो इजीली आपसे हो जाएंगे। फिर आगे उनकी ट्रिक्स भी सीखेंगे कि भाई कन्वर्जन्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। तो यहां से मेरे साथ साथ करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, अगर ये मैकेनिज्म आ जाता है तो आपको नाम से ही मैं आपको बता देती हूँ। SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक हम समझ गए कि इन रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा, और कौन सब्स्टिट्यूशन करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है कि इस रिएक्शन के अंदर मल्टी स्टेप्स होते हैं, बट मल्टी स्टेप्स में वो वाला स्टेप जो कि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3C, CH3CH3Br। ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड पे अगर मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देती हूँ, तो एक्वस KOH मतलब KOH को मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डालते ही ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट अप हो जाएगा। तो यहाँ पर OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पर आके अटैक करेगा। किस पोजीशन पे? जहां पर पोलैरिटी डेवलप होगी कि दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने, जो ये न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव यहां पर आकर अटैक करेगा किस पे? पॉजिटिव सेंटर पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग। इस पे अटैक किया और Br को यहां से बाहर किया, Br नेगेटिव को बाहर किया। Br नेगेटिव बाहर गया, ये यहां पर आके लग गया, तो नया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? नया प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। C के ऊपर यहां पर 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए, बस अब Br की जगह OH आ गया, तो ये अल्कोहल बन गया। दिस वाज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, और ये Br नेगेटिव और इसका K पॉजिटिव, इन्होंने क्या बना लिया? साथ में KBr बन गया। ठीक है जी, ये तो हो गई रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, क्या इसका मैकेनिज्म था, कैसे कैसे रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, कैसे हुआ, वो चीज हमें सीखनी है। ठीक है, तो स्टेप 1,
मैकेनिज्म का स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 के अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, या मैं कह सकती हूँ कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो ये एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड मैंने आपको भी बताया कि जो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको आके यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो इसके आने से पहले Br नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से पहले ही निकल जाता है। Br नेगेटिव OH नेगेटिव के आने से पहले ही बाहर निकल जाता है इस KOH की प्रेजेंस में। तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैं क्या बता सकती हूँ कि ये वाला जो कंपाउंड था, दिस कंपाउंड वाज टेट्राहेड्रल, इस तरह से, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इसकी 3D स्ट्रक्चर देखूंगी तो CH3 एक बार यहाँ पर CH3 है, और सपोज मैंने मान लिया कि Br जो है वो अवे फ्रॉम द प्लेन है, और यहाँ से जैसे Br नेगेटिव बाहर निकलता है तो OH के आने से पहले Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकलेगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए, और अगर कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर आ गया। अब ये प्लेन में है, ये प्लेन में नहीं था, ये 3D ज्योमेट्री है। जैसे ही प्लेन में आया तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर इस तरह से ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई और Br नेगेटिव आ गया बाहर। तो इस स्टेप के पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके चला गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं जो MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं इस रिएक्शन से। हो सकता है इसका मैकेनिज्म ना आए, बट इसके मैकेनिज्म से MCQ पूछ ले, कोई केस स्टडी पूछ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि SN1 SN2 से कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ये हो सकता है ये जो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल कार्बन, इस टेट्राहेड्रल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। इस वाले कार्बन की जो कार्बोकैटायन बनाया हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, तभी इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, प्लेनर ज्योमेट्री। दिस इज प्लेनर कार्बोकैटायन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और प्लेनर कार्बोकैटायन है, प्लेन में सारे बॉन्ड्स हैं। इसके 2 बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन है, एक बाहर की तरफ है एक पीछे की तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो अब ये जैसे ही प्लेनर कंपाउंड बन गया, अब सेकेंड स्टेप आएगा। सेकेंड स्टेप जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, क्योंकि उसको तो भाई एक सेंटर मिल गया जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अब यहाँ पे से अटैक करेगा। तो सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, और सेकेंड स्टेप को हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है C, इसके ऊपर 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब आया OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैक करेगा तो आपको ये चीज समझनी है, वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चली जाएगी, और वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर जाएगी तो अगेन 2 बॉन्ड्स जो है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, कि ये क्या मैं कह सकती हूँ कि एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है पीछे की तरफ बिहाइंड द प्लेन, और एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या आउट ऑफ द प्लेन है, तो बिहाइंड द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो जब मैंने इस कंपाउंड में से Br को निकाला था तो Br कहाँ पर था, Br था अवे फ्रॉम द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन, पीछे की तरफ था। तो अब जो OH नेगेटिव है ये जब यहाँ पर आएगा तो बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, एज इट इज सेम होगा जैसा आपका रिएक्टेंट था या उससे अलग उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर सेम ही जगह पे वो आके लगता है, सपोज यहाँ से OH नेगेटिव आया और OH नेगेटिव आके 4 बॉन्ड्स बन गए, तो अगर Br नेगेटिव यहां से निकला था, अवे फ्रॉम द बॉन्ड से निकला था या बिहाइंड प्लेन से निकला था, तो OH बिहाइंड द प्लेन पे भी आ सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि OH क्या करे, वो डैश पोजीशन पे ना आके वेज पोजीशन पे आ जाए, इधर आ जाए, और बाकी के 3 जो CH3 हैं वो बाकी जगह पे लग जाए। ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्यों है दोनों पॉसिबिलिटी,
क्योंकि भाई ये है कैसा, प्लेनर। अगर ये प्लेनर कंपाउंड है तो अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि आपका कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो प्लेनर हो गया, प्लेन के अंदर हो गया। तो जैसे ही प्लेन के अंदर हुआ तो दोनों तरफ से अटैक हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि कोई मेजर या माइनर होगा, क्योंकि हमेशा जब भी हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एक मेजर एक माइनर होता है। तो मेजर माइनर अमाउंट में हो सकता है, बट अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेंगे कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, तो दोनों 50-50% बनेंगे, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक और पीछे से भी अटैक, दोनों तरफ से अटैक इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ कर सकता है। तो 50% तो भाई ये प्रोडक्ट बनेगा और 50% ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई मेजर माइनर, 50-50% बनेंगे, कोई मेजर नहीं कोई माइनर नहीं, दोनों बराबर हो गए। सेकंड जो मैं अभी बात कर रही थी स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री में वो वाली, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की। देखो जहां अगर Br डैश पोजीशन पे लगा हुआ था तो यहाँ पर OH जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है अगर वो भी डैश पोजीशन पे लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड ने अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को का रिटेंशन किया है, वही रखी है। तो इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा रिटेंशन प्रोडक्ट। या इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ ली जाए तो आप बोलोगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये वाला प्रोडक्ट देखा जाए तो भाई बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि अगर पहले Br क्या था, आउट ऑफ द प्लेन था, सॉरी बिहाइंड द प्लेन था, तो अब OH बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन, ऑपोजिट तरह जगह से आया अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर Br क्या था, डैश पोजीशन पे था और यहाँ पर OH वेज पोजीशन पे है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एंटी हैं। तो इट मींस इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसलिए इस वाले प्रोडक्ट को स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इन्वर्जन प्रोडक्ट कहा जाता है कि दिस विल बी द इन्वर्जन। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट जो है 50-50% बनते हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं बनता। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर पूछी जाती है कि इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर इसलिए है क्योंकि इसके वो वाला स्टेप, जो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जब भी आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में जा रही है तो उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो किसी एक ही स्टेप पे उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। और कौन से स्टेप पे करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। स्लोएस्ट स्टेप वो स्टेप होता है जिस स्टेप में इनिशिएट कराया जाए रिएक्शन को, क्योंकि ये वाले जो रिएक्टेंट थे ये रिएक्टेंट आपस में स्टेबल थे, बट इनका नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनको इनिशिएट कराने के लिए क्या चाहिए, हमें इंटरमीडिएट बनाना था। तो इंटरमीडिएट बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो एक स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप, और अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो इसी स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट है इन दोनों में से सिर्फ एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, KOH प्रेजेंट नहीं है। तो दो रिएक्टेंट थे हमारे रिएक्शन में, बट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और 100% श्योरिटी है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 नंबर में कोई MCQ आ जाए, चाहे वो 3 नंबर में कंप्लीट मैकेनिज्म आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो यहां से हर तरह के क्वेश्चन से आप क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड थिंग आती है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो रेट अगर हम इस रिएक्शन का लिखेंगे, मैंने क्या बताया कि ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो कई बार ऑप्शन में ये भी कह दिया जाता है कि SN1 रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा या रेट इक्वेशन क्या होगी। तो रेट किसके बराबर होगा, यहां पर सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन के, एल्काइल हैलाइड R मान लेती हूं मैं इसको, RX इज एल्काइल हैलाइड, तो ये रेट इक्वेशन होगी और जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, कुछ भी यहां से आ सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, so let's move towards next reaction. That next is nucleophilic substitution bimolecular. अभी हमने SN1 पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे nucleophilic substitution bimolecular.
दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% चांस है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, अब इसको बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों ही रिएक्टेंट के ऊपर जो रेट है वो डिपेंड करेगा, तो अगर दोनों पे डिपेंड करेगा तो इट मीन्स इट विल बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट विल बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती, इसमें मल्टी स्टेप नहीं होते, सिंगल स्टेप होते हैं। और ये क्या है, SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, इसमें 2 स्टेप होते हैं। SN2 सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले हम रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3Br मेरे पास अल्काइल हैलाइड है और एक्वस KOH यहाँ पर आकर अटैक कर देता है, तो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और इस Br को बाहर कर देगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3OH प्लस KBr। अब इसका मैकेनिज्म कि भाई कैसे होता है, यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है कि SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, उस इंटरमीडिएट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सारी चीजें MCQs में केस स्टडी में पूछी जाती हैं। तो मैंने SN1 के लिए सारी चीज बता दी थी, सेम SN2 के लिए आपको ध्यान से समझना है। सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका? इसके मैकेनिज्म के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर CH3Br है और KOH में OH नेगेटिव, क्योंकि एक्वस KOH है, पानी में डालते ही ये क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव और K पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाएगा, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, तो OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। तो अब जो ये OH नेगेटिव आ रहा है, इस OH नेगेटिव को Br के निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये एल्काइल ग्रुप है, जिस एल्काइल ग्रुप पे OH नेगेटिव अटैक करने आ रहा है वो छोटा सा एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कर सकता है कि ये OH नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड अटैक कर सकता है कि अगर ये वाला कंपाउंड स्टेबल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कंपाउंड को पहले कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा उसके बाद OH आ सकता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अगर आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है तो OH नेगेटिव इस वाले से एक साइड Br है, दूसरी साइड तो नहीं है, दूसरी साइड से अटैक कर सकता है। तो जैसे ये दूसरी साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर एक बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए ये स्टेज बन जाएगी कि ये कार्बन है, इस कार्बन ने क्या किया हुआ था, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए थे कि यहाँ पर 3 बॉन्ड्स किसके साथ है, H के साथ है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड Br के साथ था। अब इसने भी साइमल्टेनियस अटैक कर दिया तो इसके पास कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए कि 1 बॉन्ड तो भाई आ गए Br के साथ है और 1 बॉन्ड पीछे से OH आ गया अटैक करने के लिए। तो ये कैसी स्टेट बन गई, ये कैसी स्टेट बन गई, पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेट, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ये ऐसी स्टेट है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है जिसके अंदर कार्बन के 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो कार्बन पे एक तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बन की पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज आया, ट्रांजिशन आया, वो स्टेट ये है, इसकी वजह से आया। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है और यही आपका इंटरमीडिएट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, वो भी पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इंटरमीडिएट कौन सा होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड, यही होता है। अब जैसे ही OH ने आके अटैक करा तो अब क्या करेगा, Br निकल रहा होगा, OH ने आके अटैक कर दिया तो बहुत ही नैनो सेकंड के लिए ये वाली स्टेट आएगी और फिर उसके बाद Br यहाँ से बाहर, Br के यहाँ से बाहर होते ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा अल्कोहल। ये था CH3Br, अब बन जाएगा ये CH3OH। ठीक है। अब मैं अगर इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ पर मुझे दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी कि इस कार्बन में क्या था, इस तरह से बॉन्ड्स बने हुए थे, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ Br। ठीक है। अब ये Br यहाँ पर है तो इस जगह पे मींस अवे फ्रॉम द प्लेन, जो बिहाइंड द प्लेन अगर Br है तो उस तरफ से तो OH नहीं आएगा। एक
परसेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इस बॉन्ड की ब्रेकिंग और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियस है, एक साथ है। तो अगर जिस तरफ बी आर है उस तरफ ये OH आ जाएगा तो भैया तो हिंडर करेंगे। तो जहां पर बी आर है उससे ऑपोजिट साइड से OH आएगा। तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इस प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कैसे होगी कि डैश पे तो एक भी OH नहीं आएगा, एक भी नहीं, क्योंकि डैश पे क्या था, बी आर था। तो जो OH आएगा वो आएगा वेज पे। और अगर OH वेज पे आया है तो इट मींस जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट इज 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, 100% इन्वर्जन हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की टर्म में अगर मैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखूंगी तो इस वाले पोजीशन पे एक भी OH नहीं आया, तो इसने इस रिएक्टेंट ने अपनी ज्योमेट्री का रिटेंशन नहीं रखा, इन्वर्जन हो गया। और इसी 100% इन्वर्जन को कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। कई बार MCQ में केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि वॉल्डन इन्वर्जन क्या है, या ऐसा पूछा जाता है कि भाई SN1 रिएक्शन के अंदर कौन से प्रोडक्ट किस कॉन्फ़िगरेशन, SN2 रिएक्शन के अंदर किस कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑप्शन आ जाएगा रिटेंशन ओनली, ऑप्शन आ जाएगा रिटेंशन इन इन्वर्जन बोथ, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ओनली इन्वर्जन, फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपको ओनली इन्वर्जन लिख के आना है। SN1 के अंदर दोनों बनते हैं, SN2 के अंदर ओनली इन्वर्जन होता है, और इस ओनली इन्वर्जन को ही वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, इस रिएक्शन को बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई एक ही रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप के अंदर दोनों न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसका रेट आपसे लिखवा लेंगे तो आपको लिखना है रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट है, RX इज एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने जनरली लिख दिया कि जो न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड है दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, या ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। और SN1 रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट विल फॉलो, क्योंकि इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, एक के ऊपर डिपेंड करेगी तो भाई ऑर्डर 1 हो जाएगा ना, और ऑर्डर 1 हो जाएगा तो इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, ये SN2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। क्लियर। अगर अब भी आपको इसमें कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है कि जो मैंने नहीं कराई, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है। अदरवाइज यहां से बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ CBSE पूछेगा। एक और चीज है यहाँ पर, एक छोटी सी चीज रह गई कि SN1 और SN2 रिएक्शंस जो हैं वो कौन से मीडियम में होती हैं, कि उनको मीडियम कैसा चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट, मीडियम का मतलब सॉल्वेंट, कि किस सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन हम कराएं। तो SN1 रिएक्शंस जो होती है हमेशा पोलर प्रोटिक, ऑलवेज कैरी आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो और जो प्रोटोन भी दे। पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर मींस पोलैरिटी होनी चाहिए, जैसे भाई KOH है तो इसमें पोलैरिटी है, या पानी के अंदर मैंने डाल दिया तो उसमें पोलैरिटी है, और पानी पोलर होने के साथ साथ क्या करता है, प्रोटोन भी देता है। तो ये किसके अंदर होगी, ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो कि पोलर भी हो और प्रोटोन भी दे। बट अगर मैं बात करूंगी इस वाले की रिएक्शन की, SN2 मैकेनिज्म की, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, पोलर होना चाहिए बट प्रोटोन नहीं दे, प्रोटोन सॉल्वेंट नहीं देना चाहिए, ऐसे मीडियम के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। तो यहां से भी कोई MCQ या फिर केस स्टडी पूछा जा सकता है। तो अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भाई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन 1-2 मार्क किसी भी चीज का बन सकता है, बट यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर, 100% श्योरिटी ये क्वेश्चन बनेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चलेंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में एक चीज है जो मैकेनिज्म में नहीं आती बट कई बार पूछी जाती है, ऑर्डर, कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई SN1 मैकेनिज्म है, वहां मैंने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया है, और मैंने SN2 मैकेनिज्म के अंदर मिथाइल लिया है। तो ऐसा क्यों, क्या ऑर्डर होता है, कौन सा एल्काइल हैलाइड कौन से वाला मैकेनिज्म शो करता है, कब SN1 होगा कब SN2 होगा। ये रिएक्शन, अगर ये
आपको रीजन पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस वाले टॉपिक की भी वीडियो डाल दो। अगर आपको पता है तो आप आंसर डालिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ मैकेनिज्म कवर करने वाले हैं। ये वाली चीज अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज तो आपको पता ही है। चलिए, थर्ड मैकेनिज्म है, इस वीडियो के अंदर हम 5 मैकेनिज्म करने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इन्हीं से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा ईथर्स के अंदर, ईथर्स के अंदर रिएक्शन पढ़ी होगी कि ईथर्स में जब हम एडिशन करते हैं HX का, एडिशन ऑफ HX दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड इन ईथर्स, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक एल्काइल हैलाइड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। तो उसका मैकेनिज्म बहुत ही क्लियरली एनसीईआरटी में दे रखा है और सीबीएसई भी इसको पूछ सकता है, चांसेस हैं। तो ये हम कर लेते हैं, जितने भी मैकेनिज्म हेडिंग डाल के एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे मैकेनिज्म करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं मैकेनिज्म के आने। इसके अलावा जो बाकी मैकेनिज्म है वो आप करो चाहे मत करो, बट जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में मैकेनिज्म हेडिंग डाल के दिए हुए हैं वो सारे मैकेनिज्म मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ। तो एडिशन ऑफ HX इन ईथर, ईथर क्या है, CH3, सपोज CH3 CO CH2 CH3, ये ईथर ले लिया मैंने एक। इस ईथर के अंदर मैं HX का एडिशन, सपोज मैंने HI का एडिशन करा दिया, ठीक है, HI का एडिशन कराऊंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड यहां से टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है बॉन्ड यहां से टूट जाए। तो बॉन्ड कहां से टूटेगा यही मैकेनिज्म से हमें देखना है। ये जो HI है, ये HI क्या करेगा, ये काफी अच्छा एसिड है, तो यहां से H पॉजिटिव ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करा लेंगे और बन जाएगा CH3O। यहाँ पर H आ गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया CH2 CH3। अब रिएक्शन के अंदर क्या बच गया, I नेगेटिव, H पॉजिटिव तो यहाँ गया, I नेगेटिव बच गया। अब वो I नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा या तो इस वाले एल्काइल ग्रुप पे, किसी एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव है और जी यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव है, तो या तो वो इधर अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड तोड़ देगा, या फिर वो इधर अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड तोड़ देगा, कोई भी एक जगह वो चूज कर लेगा। तो कौन सी जगह चूज करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आ जो रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, उस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, उस न्यूक्लियोफाइल को कौन से रूट से जाना है, SN1 से जाना है या SN2 से जाना है। तो SN1 और SN2 हमने ये चीज पढ़ ली। SN1 मैकेनिज्म के अंदर बनते हैं कार्बोकैटायंस, और कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, यहां मैं साइड में लिख देती हूँ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन की। तो अगर कहीं ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा होगा इस रिएक्शन के अंदर तो वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा, और अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बन रहा होगा तो वो क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि भाई I नेगेटिव आ गया, तो I नेगेटिव आके कहां पर अटैक करेगा, अगर इस I नेगेटिव ने यहां पर अटैक किया तो भाई ये यहां से बाहर निकल गया, ठीक है, और अगर इस I नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ कहीं पर भी टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर कभी भी टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने का चांस नहीं है तो वो SN2 को फॉलो करेगा, और SN2 के अंदर वहां पर बैक साइड अटैक होते हैं जहां स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने का मतलब है ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जो कि कम एल्काइल ग्रुप्स जिसके पास है, छोटे छोटे आटम ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि इसको अब SN2 अगर फॉलो करना है तो इसको बैक साइड अटैक करने हैं। तो बैक साइड अटैक अगर वो यहां पर करेगा या तो इस कार्बन पे कर सकता है या इस कार्बन पे कर सकता है। अगर इस I ने यहां पर बैक साइड अटैक करे तो इसको 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो मिथाइल ग्रुप इसके अटैक को हिंडर करेगा, तो ये वाला ये नहीं करेगा यहां पर। तो अगर इसने यहां पर किया तो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन आटम है छोटे छोटे, तो इसके कंपैरिजन में इसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये वाला रूट फॉलो करेगा। ठीक है, ये रूट फॉलो करेगा, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2। ये क्या था, SN1। SN1 नहीं जाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन कैसा नहीं बनेगा,
टर्शियरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। जब तक कोई एक अल्काइल ग्रुप इस ईथर ग्रुप के दोनों तरफ में से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप टर्शियरी नहीं होगा, तब तक हमेशा जो स्मॉल वाला अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, और जो बड़े वाला अल्काइल ग्रुप होगा उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बनेंगे। तो ये आई नेगेटिव इस बड़े वाले पे अटैक नहीं करेगा, इस छोटे पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट की CH3I। और जैसे ही इसने इस पे अटैक किया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, और इसके ऑक्सीजन के ऊपर आ गए तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3, ये CH2, ये O और H। ठीक है, तो अल्कोहल बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब अगर मेरे को ये था मैकेनिज्म, अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, सपोज CH3 CH2 O CH3 CH CH3। ठीक है जी भाई, ये है, और HI मेरे को ऐड कराना है, और मुझे पता है कि बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है और बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी। अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो इधर I लग जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2I। और अगर बॉन्ड यहां से टूट गया तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CHI। तो कौन सा वाला बनेगा, मैंने बताया उस कार्बन पे I अटैक करेगा जिस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ भाई दो अल्काइल ग्रुप हैं बड़े बड़े, यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो इस पे ये वाला मैकेनिज्म ये करेगा शो, ये नहीं करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इतना I के साथ चला गया तो ये पूरा अल्कोहल बनाएगा। तो इसके साथ दूसरा अल्कोहल क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3। तो ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये चीज बताई है कि भाई अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्रेजेंट है तो फिर भाई प्रोडक्ट हो जाएंगे चेंज। तब उसके केस में जो I है या एल्काइल हैलाइड जो बनेगा वो बड़े वाले के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। कैसे, अब देखो फॉर एग्जाम्पल CH3 इसके ऊपर CH3, यहाँ पर O और CH3। ठीक है, यहाँ अगर मैंने HI डाल दिया तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा था कि भाई O के दो तरफ दो एक एक अल्काइल ग्रुप है, तो I किसके साथ, एक के साथ I जाता है, एक के साथ H जाता है। तो I किसके साथ जाता है, जनरली छोटे वाले के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, CH3I, और फिर इस बड़े वाले के साथ इस वाले यहाँ से बॉन्ड टूटना चाहिए था, यहाँ H चला गया, यहाँ I चला गया, ऐसा होना चाहिए था जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। बट ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब एक तरफ टर्शियरी ग्रुप है। अगर ऐसा होता, सपोज CH3C CH3HO CH2 CH3, अब बॉन्ड यहीं से टूटता, इस पे I जाता, इस पे H जाता, क्योंकि इधर कोई टर्शियरी ग्रुप नहीं है, ये सेकेंडरी ग्रुप है। अगर टर्शियरी ग्रुप आ गया तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी कि यहाँ पर I आएगा और यहाँ पर H जाएगा। अगर यहाँ से H को हटा के मैंने CH3 लगा दिया तो ये टर्शियरी ग्रुप बन गया, तब ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हर केस में छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ I जुड़ेगा और बड़े वाले अल्काइल ग्रुप के साथ H जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इसके केस में ये चीजें पलट जाएंगी। CH3 होल थ्राइस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस O के साथ जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए था, ये मैंने आपको बताया था। बट होगा क्या, होगा ये कि यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ I जाएगा और यहाँ H जाएगा, इसके साथ I जाएगा इस कार्बन के साथ और CH3OH बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब ये कौन सा मैकेनिज्म शो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर इस वाले, अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं तो अभी मैंने SN2 मैकेनिज्म देखा है, सॉरी SN1 मैकेनिज्म देखा है, क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, पीछे SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था। तो SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगा तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH3O CH3, यहां से कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, C3 CH3 लगे हुए, इस पे कार्बोकैटायन बन गया और CH3OH बाहर निकल गया। अब I नेगेटिव आएगा और I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3 होल थ्राइस। 1 2 3 CH3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और CI। तो अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा,
टर्शरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा आ गया, ये मैकेनिज्म आ गया SN1 मैकेनिज्म, पीछे SN2 मैकेनिज्म था। क्लियर, ये चीज समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से मैकेनिज्म कम आने के चांसेस हैं, यहां पर प्रोडक्ट बनवा के ज्यादा देखते हैं कि भाई इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कोई भी टर्शियरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस टर्शियरी एल्काइल ग्रुप के साथ I चिपका दो HI का, और दूसरे वाले के साथ H चिपका दो। इन दोनों में से या तो यहां से बॉन्ड टूटेगा या यहां से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो जब तक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं आता तो छोटे वाले के साथ बॉन्ड तोड़ के I चिपका दो और दूसरे के साथ H चिपका दो, और जैसे ही टर्शियरी आ गया, ऐसा टर्शियरी आ गया, तो इस बड़े वाले के साथ I जाएगा, छोटे वाले के साथ H जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर मैकेनिज्म ये आया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से। मैकेनिज्म है अल्कोहल टू इथीन का, या मैं कह सकती हूँ अल्कोहल टू एल्कीन का। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाना हमारे पास एक ही तरह से है। अल्कोहल से एल्कीन बनाने के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, या बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसका रिवर्स, दोनों में से कोई भी एक मैकेनिज्म के पूरे चांसेस हैं आने के डायरेक्ट। पिछली बार भी 2 नंबर में ये मैकेनिज्म आया हुआ है सेम। अल्कोहल का आपको कन्वर्जन दिखाना था, अल्कोहल से एल्कीन में उसका मैकेनिज्म लिखना था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम पहले कोई भी मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको पहले रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद स्टेप वाइज उसके मैकेनिज्म लिखनी है। तो ये एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सपोज मेरे पास है इथेनॉल CH3CH2OH। एसिडिक डिहाइड्रेशन है तो इट मींस किसी एसिड की प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल हो जाएगा। एसिड के प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है जी। अब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर CH3CH2OH, जो ये अल्कोहल है, अगर ये एसिडिक मीडियम के अंदर होगा तो भाई H पॉजिटिव होगा मीडियम के अंदर, H पॉजिटिव, और ये अल्कोहल घूम रहा होगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, CH3CH2OH2 पॉजिटिव। तो मैं इस स्टेप को क्या लिख सकती हूँ, इस स्टेप का मैं नाम दे सकती हूँ फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल कैसा बन गया, प्रोटोनेटेड, इस अल्कोहल ने प्रोटोन को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 2 के अंदर तो हो जाएगा भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप 2 के अंदर अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर OH2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है स्टेबल, तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और वाटर का रिमूवल कर लेगा। इसी को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। वाटर डिहाइड्रेट, पानी निकल गया, डी मतलब कुछ घट गया, तो हाइड्रेशन पानी होता है, पानी की एक्सेस हो गई भाई, हाइड्रेशन है, अच्छा हाइड्रेशन है, पानी प्रेजेंट है। पानी प्रेजेंट नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो पानी यहां से निकल गया, ये H2O यहां से निकल गया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्या बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव बनेगा। अब कुछ एडिशन के लिए नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी, देखो, जो यहाँ पर CH3 था उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 और एक H ऐसे लगा सकती हूँ, ऐसे हो सकता है। अब जो इस वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए और ये दोनों कार्बन A और कार्बन B ये आपस में अगर डबल बॉन्ड बना ले और इस H प्लस को यहाँ से बाहर कर दें, इस H प्लस को वापस से मीडियम में दे दे, जहां से H प्लस को लिया गया था वापस से मीडियम में दे दे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो गया, और इन्होंने एक बॉन्ड इनका पहले से था,
ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड बन गया, तो बन गया हमारा प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन। बहुत ही सिंपल स्टेप है, क्लास 10th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, बट स्टिल क्लास 12th में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अब इसके बाद हम इसका रिवर्स मैकेनिज्म करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो लेट्स मूव टू लास्ट मैकेनिज्म। लास्ट मैकेनिज्म है एल्कीन टू एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। अब एल्कोहल से एल्कीन बनाया था तो पानी बाहर निकाल लिया, अगर उल्टा करना है एल्कीन से एल्कोहल करना है तो पानी दे दो, ऐड करा दो, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो वो था एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये हो जाएगा एसिडिक हाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करा दो ऑफ एल्कीन। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। वन मोर थिंग, ये जो रिएक्शन है ना एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहां से दो चीज बन सकती है, दो केसेस हो सकते हैं, दोनों केस पहले हम यहां पर पढ़ेंगे, दूसरा केस भी यहीं पर पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। इस वाले केस के अंदर क्या था, ये वाला जो केस है ये रिएक्शन होती है 443 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर इस टेम्परेचर से कम 413 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है तो उसके केस में अगर मैंने सेम कंडीशन रखी हुई है तो एल्कीन नहीं बनेगा, ईथर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो देखते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, पहला स्टेप यहीं पर करा दूं, यहीं पर करा देती हूँ। देखो भाई, पहला स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर मैं बी टाइप का मैकेनिज्म, ये था ए टाइप का मैकेनिज्म, बी टाइप का मैकेनिज्म के अंदर अगर मैंने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए CH3 CH2 OH के, और एसिडिक डिहाइड्रेशन ही हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यूज हो रहा है, बट टेम्परेचर इज डिफरेंट दैट इज 413 केल्विन, तो उसके केस में ईथर्स बन जाएंगे CH3 CH2O CH2 CH3। कैसे, स्टेप वन सेम रहेगा कि जो CH3 CH2OH एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है वो जैसे ही H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो OH के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो H+ को अट्रैक्ट कर लेंगे और वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेंगे, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। फिर यहाँ से वही वाटर का रिमूवल हो जाएगा, जैसे ही वाटर का रिमूवल हो गया कार्बोकटाइन बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकटाइन बनने के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये आएगा CH3 CH2OH, और जो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर है अब वो H+ को ना अटैक करके इसको अटैक कर जाए, तो उसके केस में देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, इस CH2 के साथ ये O आ गया, इस O पे एक H है और एक ये वाला ग्रुप है CH2 CH3। अब इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए। फिर आगे फर्दर अब कुछ और नहीं है, एडिशन के लिए रिमूवल के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा, इस जो H+ हमने यहां से लिया था इस H+ को वापस से रिमूव करा देंगे और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये बन जाएगा ईथर। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। एक साल छोड़ के इन या तो एक ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा ये आएगा, इन दोनों में से कुछ भी एक मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आने की, तो 2 से 3 नंबर यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन कहा है तो भाई एल्कीन्स बनेंगे, और अगर एट 413 केल्विन कहा है तो ईथर्स बनेंगे। दिस इज ईथर, दैट वाज एल्कीन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए लास्ट मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। लास्ट मैकेनिज्म है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में पानी का एडिशन करा दो और अल्कोहल बन जाएगा, बस सिंपल है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर का एडिशन कराएंगे। वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे ही वाटर को हम लिक्विड फेस के अंदर लेते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट अप हो जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड एक की तरफ H पॉजिटिव चला जाएगा और एक पे OH नेगेटिव चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सपोज इस पे अगर H पॉजिटिव चला गया तो ये CH3 CH2 का CH3 बन गया
और ये CH2OH बन गया, तो बन गया एल्कीन था, एल्कीन से अल्कोहल बन गया। सिंपल सी बात है। अब इसी का मैकेनिज्म पूछ लेते हैं कि भाई ये होगा कैसे, तो यहां देख लेते हैं मैकेनिज्म। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी H+ की प्रेजेंस में मींस एसिडिक हाइड्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा और उस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का H+ भी प्रेजेंट होगा, नहीं तो वाटर का H+ तो होगा ही होगा। तो H+ यहाँ से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये H+ यहाँ भी जा सकता है, ये H+ यहाँ भी जा सकता है, मींस इस वाले कार्बन पे भी, इस पे भी, दोनों में से किसी कार्बन पे भी जा सकता है। सपोज इस वाले पे चला गया तो ये CH2 का CH3 बन गया, और अगर ये चला गया तो ये CH2 का CH2 रह गया, इस पे आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप सेकंड के अंदर OH नेगेटिव भी तो है पानी का, वो OH नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, बन जाएगा अल्कोहल। सिंपल मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है, और यही 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये जितने मैकेनिज्म यहाँ पर कराए हैं, ये सारे मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करके जाने हैं। 100% मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि यहाँ से 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे, कहीं नहीं गए, क्योंकि MCQ में SN1 SN2 से क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल किसी भी तरह से ले लो, आप रेट से ले लो, चाहे आप उनके यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर से ले लो, चाहे उनके ऑर्डर से ले लो, किसी भी चीज से ले लो, क्वेश्चन पक्का आता है। चलो मैं ऑर्डर वाला क्वेश्चन ना आपको बता ही देती हूँ कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है SN1 SN2 के अंदर कि जो SN1 मैकेनिज्म है, जो SN1 मैकेनिज्म है, इसके अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। मींस एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। तो अगर मैंने क्या किया, 3 अलग अलग बीकर में रिएक्शन लगा दी, एक के अंदर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है, सेकेंड के अंदर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, और तीसरे के अंदर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, तो किस जार के अंदर SN1 रिएक्शन होगी और फास्टेस्ट रेट के साथ होगी, फटाफट हो जाएगी, तो किसके साथ होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का, सबसे ज्यादा जल्दी SN1 रिएक्शन होगी। जहां 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वहां SN2 मैकेनिज्म जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इनके मैकेनिज्म के अंदर बात छुपी हुई है कि SN1 के अंदर किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। तो हमें पता है कि 3 डिग्री जो कार्बोकटायंस है आर मोस्ट स्टेबल, तो अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन के अंदर ये बहुत जल्दी बनेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है वहां SN1 मैकेनिज्म फॉलो होंगे, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, और देन मिथाइल हैलाइड्स का। ठीक है, ये इनका ऑर्डर हो गया रिएक्शन का। ये कई बार MCQs में पूछा जाता है, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, रीजन भी पूछा जाता है। तो रीजन आपको देना है बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स या 3 डिग्री कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड मिथाइल। बट अगर मैं बात करती हूँ SN2 की, तो SN2 के अंदर कोई कार्बोकटायन का अरेंजमेंट नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है कार्बोकटायन का। ये जो पॉजिटिव है ये हल्का सा पॉजिटिव बस इसलिए है, ट्रांजिशन स्टेट है, पहली बात तो ये इंटरमीडिएट है ही नहीं यहाँ पर, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर भाई बैक साइड अटैक्स प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज बैक साइड अटैक, कि पीछे से अटैक हो रहा है, तो पीछे से अटैक करने के लिए हिंड्रेंस कम चाहिए, बैक साइड अटैक के लिए हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। अगर इस कार्बन के ऊपर बहुत सारे बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लग गए तो ये बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करेगा, SN1 शो करेगा कि वो कार्बोकटायन बना लेगा, 2 स्टेप में चला जाएगा। पर अगर स्मॉल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनके केस में, जैसे कि मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो वहां पर SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, फिर 1 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, और 3 डिग्री में बहुत कम इनकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाए किसमें फास्टेस्ट SN1 होगी और किसमें फास्टेस्ट SN2 होगी, तो 3 डिग्री के अंदर फास्टेस्ट SN1 होगी और मिथाइल रेडिकल के अंदर फास्टेस्ट SN2 होगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूं कि 5 नंबर, अगर आपने ये क्लास कर ली तो 5 नंबर
कहीं नहीं गए बोर्ड के। तो ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ आपको 5 मैकेनिज्म अच्छे से याद करने हैं, 5 मैकेनिज्म 5 नंबर 100% श्योरिटी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।